बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाजी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 83 लेके हाज़िर हुआ। और बच्चों, आज के लेक्चर का ताल्लुक़ भी जो है वो लिटरेचर से है और टॉपिक है लिटरेचर एंड द राइटर। तो जैसे कि इसका टाइटल बच्चों सजेस्ट कर रहा है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर का क्या राइटर के साथ कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। अगर ताल्लुक़ है तो वो क्या ताल्लुक़ है, यानी कितना इन्फ्लुएंशियल एक राइटर होता है किसी वर्क के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी वर्क जो लिखा जाता है, चाहे वो पोएम लिखी जाए, ड्रामा लिखा जाए, नावल लिखी जाए, प्रोज लिखी जाए, आर्टिकल लिखा जाए, शॉर्ट स्टोरी लिखी जाए, कुछ भी लिखा जाए, लिखने वाला एक राइटर होता है। और जब हम कहते हैं लिखने वाला एक राइटर होता है, इसका मतलब है कि एक सोच होती है हर राइटिंग के पीछे। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि राइटर की पर्सनैलिटी को हम निगेट नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए कि राइटर जो होता है उसकी पर्सनैलिटी को किसी सूरत भी निगेट नहीं किया जा सकता, उसका एक बड़ा अहम रोल है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो रोल क्या है, एक राइटर जो है वो क्या रोल प्ले करता है इन हिज वर्क या वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए लिटरेरी आर्टिस्ट, वो क्या रोल प्ले करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक राइटर का जो रोल है कि वो क्या है, कि क्या रोल है। कहता है सबसे पहली चीज़ है, पहला उसी तरह पॉइंट्स हैं बच्चों, पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि एवरी वर्क ऑफ लिटरेचर इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑथर। कि कोई भी वर्क जो है लिटरेचर का, चाहे वो पोएम है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो नावल है, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी है, चाहे वो आर्टिकल है, कोई भी वर्क जो है लिटरेचर का, कहता है कि इज़ इंटीमेटली यानी वेरी क्लोजली, इंटीमेटली वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑथर हु प्रोड्यूसेस इट। कहता है वो ऑथर जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसकी पर्सनैलिटी बहुत हद तक उस वर्क के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। यानी मीन्स कि इसका मतलब है कि हम जब भी लिटरेचर को पढ़ते हैं, हम बेसिकली लिटरेचर को नहीं पढ़ते, हम बेसिकली एक राइटर की सोच को, राइटर के नज़रिए को, राइटर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, जो उसके दिमाग में होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स जो वो फिर हमारे साथ डिस्कस करता है, उन कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं। और उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि कोई भी राइटर, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो मिल्टन हो, चाहे वो इल्हाम इकबाल हो, चाहे फैज़ अहमद फैज़ हो, कोई भी राइटर की एक्चुअल थिंकिंग क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसका लिटरेचर की तरफ कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रोल ऑफ ए राइटर एंड रोल ऑफ लिटरेचर, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। उसको हम किसी तौर पर भी निगेट नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद आगे पॉइंट नंबर 2, कहते हैं इट इज सेड दैट देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड अ बुक। हमेशा कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज, और ये बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड अ बुक, कि हमेशा एक शख्स है जो किसी किताब के पीछे होता है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है बच्चों। इसका मतलब है जब हम किसी वर्क को पढ़ते हैं, हम एक्चुअली इस वर्क को नहीं पढ़ रहे होते, हम उस राइटर को पढ़ रहे होते हैं। वर्क सिर्फ उस राइटर का एक सोर्स बनता है टू नो और टू अंडरस्टैंड अ राइटर। यानी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ राइटर कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज, व्हाट इज हिज पर्सनैलिटी, व्हाट आर हिज लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, व्हाट इज हिज कॉन्सेप्ट अबाउट लाइफ एंड दैट पर्टिकुलर इशू जिसको वो डिस्कस कर रहा है, उसका नुक्ता नज़र क्या है। और उसका नुक्ता नज़र नेचुरली दुनिया का नुक्ता नज़र होता है, वो दुनिया का नुमाइंदा बन के हमारे सामने पेश होता है। तो कहता है इट इज़ सेड दैट देयर इज़ ऑलवेज अ मैन बिहाइंड ए बुक, कि हमेशा किसी भी किताब के पीछे एक शख्स होता है। और वो शख्स कौन है? वो नेचुरली एक राइटर है, कि इट इज़ अ राइटर बिहाइंड ए बुक, ही इज़ द वन हु इज़ राइटिंग इट। किताब जो लिखी गई है हमारे सामने तो पेजेस में आई है, लेकिन उसके पीछे एक ब्रेन है, उसके पीछे एक सोच है। ठीक, अ ग्रेट बुक इज बोर्न
ऑफ द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ इट्स ऑथर। कहता है बड़ी किताब, जितनी बड़ी किताब होगी उतना बड़ा ब्रेन होगा उसको लिखने वाला। कहता है अ ग्रेट बुक इज बॉर्न ऑफ द ब्रेन, अ ग्रेट बुक इज बॉर्न ऑफ द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ द ऑथर। उसमें उसका ब्रेन यानी उसकी नॉलेज, उसका कॉन्सेप्ट्स, उसकी सोच, उसकी मेंटेलिटी आप कह लें, प्लस हिज हार्ट। हाउ डज ही थिंक अबाउट थिंग्स एंड हाउ डज ही फील अबाउट इट। चीज़ों के बारे में वो क्या सोचता है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं इसके बारे में। कहता है उनके बारे में वो सोचता है। कहता है हु हैज़ रिटन इट आउट ऑफ हिज पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जिसने ये सब कुछ लिखा, यानी उस ऑथर के दिल में से जिसने ये सब कुछ लिखा, कहाँ से लिखा। कहता है अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, अपने पर्सनल एनालिसिस के ज़रिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ज़रिए। और पिछले लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसी को हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो इट मीन्स एवरी राइटर when he is trying to produce a work of literature, he is actually trying to put into it what? He is trying to put into his observation, his analysis and his experience. Indirectly, he is actually putting his hypothesis into his work. मैंने पिछले लेक्चर्स में ये भी बात आपको बार बार समझाई थी कि आम बंदे में और राइटर में क्या फ़र्क है। हम चीज़ें देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं, मे बी एनालाइज भी करते हैं और वो हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा भी बन जाते हैं, बट वी डोंट शेयर इट। द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन मैन एंड अ राइटर इज दैट अ राइटर ऑलवेज कंसिडर्स इट हिज ड्यूटी टू शेयर थिंग्स विद द रीडर्स, कि वो अपनी छोटी छोटी बातें भी अपने रीडर्स के साथ जो है वो क्या करता है, शेयर करता है। एंड दैट इज अट मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज हिज मोस्ट important thing that he has to do. So ये चीज़, एक चीज़ तो क्लियर होगी इससे कि कोई भी राइटर जब वो लिखता है वो विदाउट ऑब्जर्वेशन नहीं लिखता, विदाउट एनालिसिस नहीं लिखता। एंड वॉट एवर इज रिटन, द कॉन्टेंट, द मटीरियल दैट इज देयर इन दैट बुक इज ए पार्ट ऑफ हिज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, हिज पर्सनल एनालिसिस एंड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड दैट्स वाई कि बुक्स की इतनी कदर की जाती है, क्योंकि बुक्स के अंदर एक पूरी सोच, एक पूरा नज़रिया, एक पूरी थॉट प्रोसेस जो है उन बुक्स के अंदर जो है वो आ जाता है। उसके बाद आगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? कहता है लिटरेचर इज अ वाइटल रिकॉर्ड। लिटरेचर क्या है? कहता है लिटरेचर एक वाइटल रिकॉर्ड है, बेसिक रिकॉर्ड है ऑफ व्हाट मेन हैव सीन इन लाइफ, कि लोगों ने जिंदगी में क्या देखा। अब ये मैं लोग कह रहा हूं तो इट मीन्स टू टाइप्स ऑफ पीपल। वन, द राइटर, द ऑथर्स, द पर्सन्स हु ऑब्जर्व थिंग्स वेरी माइन्यूटली with their heart and with their mind, and secondly public, लोग जिंदगी को कैसे देखते हैं और लोगों का नुमाइंदा कौन बनता है, राइटर, और राइटर जिंदगी को कैसे देखता है। तो कहता है बेसिकली क्या है, लिटरेचर जब लिखा जाता है वो क्या है, लिटरेचर एक रियलिटी पर बेस्ड एक किताब है, एक रिकॉर्ड है, किसका, ऑफ व्हाट मैन हैव सीन इन लाइफ, इंसानों ने क्या कुछ देखा जिंदगी में, यानी जिंदगी में क्या देखते हैं। नेचुरली वो जो कुछ देखते हैं वही उनकी क्या बनती है, ऑब्जर्वेशन, वही उनका क्या बनता है, एनालिसिस, अगर उसको ज़्यादा माइन्यूटली देखते हैं। एंड देन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस वुड लीड टू देयर एक्सपीरियंस। और कहता है उसके ज़रिए व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ इट, उसका क्या एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, क्योंकि actually the work is the product of that experience, not just observation and analysis. जब वो एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाता है, जब वो उसका एक अहम तरीन जुज बन जाता है, तब वो उसका हिस्सा बनता है। कहता है what they have experienced of it, what they have thought and felt about those aspects of it। कहता है क्या उन्होंने उसके बारे में सोचा, what they have thought and felt about those aspects of it, उन चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या सोचा। कोई एस्पेक्ट्स है, मतलब कोई ज़िंदगी का पहलू ले लें, मसलन मैंने बड़ी वीडियोस बनाई, ज़िंदगी क्या है, इल्म क्या है, ये वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अगर एक राइटर जो लिख रहा है वो सोचता है, पहले उसने ऑब्जर्व किया कि ज़िंदगी क्या है, फिर उसके बारे में मेडिटेट किया, सोचा, फिक्र किया, मेडिटेट करने के बाद जिस नतीजे पर वो पहुंचता है, देन ही ट्राइज टू शेयर इट विद हिज रीडर। तो कहता है थॉट एंड फेल्ट अबाउट दोज एस्पेक्ट, क्या सोचता है, मसलन
अगर बेरोज़गारी के ऊपर वो सोच रहा है, अगर वो इंसान की कसमपरसी के बारे में सोच रहा है, अगर वो नौजवानों की खुदी के बारे में सोच रहा है, तो वो उन एस्पेक्ट्स के बारे में क्या सोचता है, खुद क्या सोचता है। इकबाल जब खुदी की बात करता है तो इकबाल खुदी के बारे में क्या सोचता है, क्या उसकी फीलिंग्स है। कहता है दोज एस्पेक्ट्स ऑफ इट विच हैव द मोस्ट इमीडिएट एंड एंड्योरिंग इंटरेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। कहता है वो जिसका बड़ा फौरी, यानी वो एस्पेक्ट्स, कोई भी एस्पेक्ट उसने ज़िंदगी का लिया, मसलन उसने जुल्म होते हुए देखा माशरे में तो उसने फ़ौरन उसको फील किया। कहता है उसका फौरी इमीडिएट इफेक्ट उसके ऊपर क्या हुआ, एंड्योरिंग इफेक्ट क्या हुआ, लॉन्ग लास्टिंग डीपर इम्पैक्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। और कहता है वो फिर जो एंड्योरिंग इंटरेस्ट, वो जो लिखता है एक्सक्यूज मी, वो जो लिखता है बेसिकली इट बिकम्स एन इंटरेस्ट फॉर द रीडर। सो लुक, every single sentence written by a writer is basically an outcome of what he has experienced. Every aspect of life, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, चाहे वो आम सा है चाहे वो बहुत गहरा है, बहुत डीपर है, चाहे वो लाइफ इन जनरल के बारे में है या लाइफ इन पर्टिकुलर के बारे में है, वट एवर इज। इसलिए आप देखो जो हम ड्रामे देखते हैं, नावल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ये सब लिटरेचर से ही निकलते हैं, ये सब राइटर्स के वर्क्स का नतीजा है। कहता है ये सब चीज़ें उसका ऑब्जर्वेशन होता है उन इश्यूज़ के बारे में विच आर रिवॉल्विंग अराउंड अस एंड विच नीड टू बी एड्रेस्ड, एंड ही इज़ द वन हु इज़ ट्राइंग टू एड्रेस इट। सो देखो राइटर कितनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। वो चीज़ें जो शायद जिनको हम इग्नोर कर दें, राइटर इग्नोर नहीं करता और वो हमारे साथ शेयर करता है। दैट्स व्हाई ही सेज वो हमारे लिए इंटरेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए एक इंटरेस्ट का बायस बन जाता है। तो इस बात से ये साबित हुआ कि वॉट एवर अ राइटर राइट्स, ही कीप्स इन माइंड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर रिमेन्स इंटैक्ट, द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर इज देयर। रीडर किसी तौर पर भी उससे एक इंच भी, एक मिनट के लिए भी उससे अलग ना हो। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 कहता है अ राइटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ सोसाइटी। पिछले टॉपिक में भी हमने लिटरेचर एंड सोसाइटी में ये पॉइंट मिलता जुलता डिस्कस किया था कि एक राइटर जो होता है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ, माशरे का बड़ा अहम शख्स होता है। और मैं बच्चों जब ये कहता हूँ ना कि अहम, ये मैंने लिखा जब ये अहम है, उससे मुराद ये है कि वो आम नहीं होता। ही इज़ नॉट लाइक मी, ही इज़ नॉट लाइक कॉमन मैन, ही इज़ द वन who considers himself a very responsive person. He has a responsibility, और वो responsibility क्या है, that he has to share the truth of life before his audience. He has to share his concept, his philosophy, his thought about those aspects before the audience. He is the one who has to give things in such a manner in black and white कि readers जो हैं जब उसको पढ़ें तो उनके ऊपर एक एवर लास्टिंग इफेक्ट हो, एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर हो। और वो तभी होगा अगर वो चीज़ें रीडर को क्या करेंगी, अपील करेंगी। तो ही सेज अ राइटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का बड़ा अहम फिगर होता है सोसाइटी एंड लिटरेचर। जब सोसाइटी का फिगर है तो साथ साथ लिटरेचर का है, क्योंकि सोसाइटी को उसने एक्सपोज करना है, सोसाइटी को उसने रिप्रेजेंट करना है थ्रू लिटरेचर। एंड देन ही सेज बिकॉज ही इज़ द वन who has applied all his energy, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी लगाई टू अंडरस्टैंड। पहले क्या किया है, अंडरस्टैंड किया है, पहले उसको खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एंड प्रोपोगेट, फिर प्रोपोगेट करना। पहले अंडरस्टैंड करना, फिर ये पीछे लेक्चर में भी, मैं दूसरे या तीसरे लेक्चर में जो लिटरेचर का था मैंने ये बात बताई थी कि राइटर के रोल में एक रोल है, पहले वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, फिर वो हमसे शेयर करता है, इन्फॉर्म करता है, हमें उसके बारे में मुतला करता है। प्रोपोगेट करने का भी वही मतलब है, द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। कहता है क्या प्रोपोगेट करता है, द वैल्यूज ऑफ लाइफ बिफोर पीपल। तो फिर मैं दोबारा पढ़ता हूँ ये पॉइंट, कहता है राइटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, माशरे का बड़ा अहम जुज है, बड़ा अहम शख्स है, लिटरेचर का बड़ा अहम वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, बिकॉज ही इज द वन। कहता है क्योंकि ये वो शख्स है हु हैज अप्लाइड ऑल हिज एनर्जी, जिसने अपनी पूरी एनर्जी अप्लाई की है टू अंडरस्टैंड। पहले खुद समझा है, जब समझ लिया, पूरी तरह उसको ऑब्जर्व कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसका एक्सपीरियंस का हिस्सा बन गया, उसको यकीन हो गया कि जो उसने समझा है वो बिल्कुल ट्रुथ है, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। कहता है फिर वो अपने ऑडियंस के साथ उसको क्या करता है, शेयर करता है। क्या करता है, शेयर करता है वो अपने ऑडियंस के साथ। और ऑडियंस कौन है,
द रीडर्स, रीडर्स के साथ शेयर करता है। इसी को कहा प्रोपगेट। क्या प्रोपगेट करता है? द वैल्यूज ऑफ लाइफ, कि जिंदगी की वैल्यूज क्या है बिफोर पीपल। एंड हु आर दोज पीपल? पीपल आर द रीडर्स, द ऑडियंस आर द रीडर्स। जो उसको सो इससे साबित हुआ कि राइटर जो कुछ वो समझता है, देखता है, वो अपने रीडर्स के साथ शेयर करता है, एंड दैट्स व्हाई ही बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द सोसाइटी। ठीक, उसके बाद आगे पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 कहता है द स्टाइल ऑफ ए राइटर, बाय द लिखने का अंदाज, ये भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। द स्टाइल ऑफ ए राइटर इज ए ट्रू इंप्रेशन ऑफ हिज इनर सेल्फ। राइटर अंदर से क्या है? हो सकता है मैं कॉमेडी लिख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर एक कॉमेडियन नहीं हूं। हो सकता है आई एम ए वेरी सीरियस पर्सन, आई हैव अ वेरी सीरियस फिलॉसफी। वो मेरा स्टाइल है लिखने का, वो मेरी रिक्वायरमेंट है लिखने की, वो मेरी प्रायोरिटी है, वो मेरी चॉइस है कि आई एम राइटिंग ए ट्रेजिडी और आई एम राइटिंग ए कॉमेडी, आई एम राइटिंग ए सीरियस article or I am writing a comic article, I am writing a satirical statement or I am giving an ironical statement. It depends on me, depends on my own desire. But कहता है whatever the style of the writer is a true impression of his inner self. कहता है वो उसके inner self को present करता है। इकबाल का inner self उसकी स्टाइल में नजर आता है। इकबाल की शायरी वाज़े तौर पे शो करती है कि इकबाल एक सच्चा इंसान था, नंबर 1। इकबाल एक सच्चा मुहिब वतन था, नंबर 2। इकबाल एक दर्द दिल रखने वाला इंसान था, नंबर 3। इकबाल के अंदर अपनी कौम और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक दर्द था, और सबसे बढ़कर इकबाल एक सच्चा मुसलमान था। अब ये हमें कैसे पता चला? कहता है उसके वर्क्स के, उसकी शायरी के अल्फाज, उसका एक एक मिसरा जब हम पढ़ते हैं। मैंने पीछे किसी लेक्चर में कहा था ना, एक राइटर, एक स्पीकर की मैंने आपको मिसाल दी थी कि उसने कहा था कि अब एक मिसरा भी अगर रोज़ का आप पढ़ें इकबाल का, लेकिन डीपली पढ़ें, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ राइटर ही वाज। क्योंकि हमारे सामने इकबाल तो नहीं है, हमारे सामने उसकी राइटिंग है, हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग। सो लुक स्टाइल ऑफ राइटिंग, इवन इफ ही एक्वायर्स अ डेलिबरेट स्टाइल जो अपेरेंटली उसकी मिजाज से हट कर हो, स्टिल इट वुड कैरी समथिंग, सम इंप्रेशन अबाउट हिज पर्सनैलिटी। कहता है इनर सेल्फ, इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी एंड सोल ऑफ द राइटर। कहता है वो उसकी पर्सनैलिटी को और उसकी सोल को रिप्रेजेंट करेगा। इकबाल की शायरी इकबाल को एक्सपोज करेगी, मिल्टन की शायरी मिल्टन को एक्सपोज करेगी, शेक्सपियर के ड्रामे शेक्सपियर को एक्सपोज करेंगे, कीट्स की शायरी कीट्स को एक्सपोज करेगी, वर्ड्सवर्थ की शायरी। हर राइटर का अंदाज जो लिखने का है बता देता है वो कैसा शख्स है, उसकी नज़रियात क्या है, उसकी सोच क्या है, वो किस तरह की मेंटल स्टेट या मेंटल एबिलिटी का मालिक है जिसको। एंड देन ही सेज फॉर एग्जांपल मिल्टन्स स्टाइल एंड फिलॉसफी। जॉन मिल्टन ग्रेट राइटर, मैंने पहले भी बार बार जिक्र किया उसका। मिल्टन स्टाइल एंड फिलॉसफी रिफ्लेक्टेड दैट ही वाज ए प्योरिटन, यानी वो उसका स्टाइल ने बता दिया कि वो एक मजहबी शख्स था। प्योरिटन एक अकीदे का नाम, एक सोच का नाम, एक मजहबी नज़रिए का नाम है। उसने कहा उसके जुमलों ने, उसके वर्ड्स ने, उसकी स्टेटमेंट्स ने, उसके मिसरों ने ये बता दिया कि वो एक प्योरिटन है। यानी मीन्स वो एक लिबरल माइंडेड पर्सन नहीं है, बल्कि वो एक मजहबी, एक डेडिकेटेड पर्सन है टुवर्ड्स रिलीजन, एंड ही वांट्स टू प्रोपगेट दोज रिलीजियस वैल्यूज एंड दोज रिलीजियस बिलीव्स बिफोर हिज ऑडियंस। अब वो रिलीजियस बिलीव्स गॉड से भी रिलेटेड है, मैन से भी रिलेटेड है। खास तौर पे पैराडाइज लॉस्ट जब हम पढ़ते हैं, जिसमें वो कहता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस। मैं अल्लाह ताला की प्रोविडेंस को असर्ट करना चाहता हूँ कि खुदा से बड़ा प्रोविडेंट, पावरफुल, ऑलमाइटी और कोई नहीं है। एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और दुनिया के आगे साबित करना चाहता हूँ कि गॉड के जो वेज हैं इंसानों के साथ, वो कभी जालमाना, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। दे आर ऑलवेज जस्ट, वो हमेशा जस्ट होंगे, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, कभी नेगेटिव नहीं होंगे। ये वो कहा। तो ही सेज मिल्टन स्टाइल एंड फिलॉसफी रिफ्लेक्टेड दैट ही वाज अ प्योरिटन। कहता है इन द सेम वे कीट्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, जॉन कीट्स को जब हम पढ़ते हैं 26 साल की उम्र में उसकी डेथ होगी, अ प्योर रोमांटिक पोइट। कहता है शोज दैट ही वाज अ प्योर रोमांटिक पोइट, कि वाकई वो एक प्योर रोमांटिक पोइट था। और रोमांटिक पोइट्री की जो रिक्वायरमेंट्स थी, प्योर रिक्वायरमेंट्स, उसको उसने फुलफिल किया। यानी आप कह लो कि रोमांटिक पोइट्री की पहचान बना
जॉन कीट्स। इसलिए जॉन कीट्स की जब आप पोइट्री को पढ़ते हैं तो यू कम टू रियलाइज दैट ऑल द थिंग्स दैट ही राइट्स ऑन, ऑल द एस्पेक्ट्स दैट ही राइट्स ऑन, उसमें रोमांटिक स्पिरिट क्लियरली नज़र आती है, रोमांटिक स्टाइल नज़र आता है, कभी कभी उसमें क्लासिकल टच भी नज़र आता है, वो उसका स्टाइल है, लेकिन ही इज़ अ प्योर रोमांटिक पोइट। सो इस पॉइंट से ये साबित हो गया बच्चों कि कोई भी राइटर जो वो लिख रहा होता है वो ट्रू इम्प्रेशन होता है उसकी इनर सेल्फ का, उसकी पर्सनैलिटी का और उसकी सोल का। ठीक, उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, और पॉइंट नंबर 6 बेसिकली बच्चों दो व्यू पॉइंट्स हैं, जो दो नुक्ता नज़र हैं उसके बारे में है ये पॉइंट नंबर 6 कि दो नुक्ता नज़र क्या है। कहता है देयर आर टू व्यूज रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए राइटर्स पर्सनैलिटी इन दिस वर्क। दो नुक्ता नज़र लिटरेचर में सोचे गए हैं, गुफ्तगू की गई है, अपनाए गए हैं। दो नुक्ता नज़र राइटर के रोल का, कि राइटर का क्या रोल है, कितना इन्वॉल्व राइटर को होना चाहिए, कि आप पूरी तरह अपने वर्क में इन्वॉल्व हो। एक बात तो आप ज़हन में रख लें, कोई राइटर 100% इन्वॉल्व नहीं होता और कोई राइटर 100% निगेट नहीं हो सकता। ये बात आप रेस्ट श्योर कर लें कि एवरी राइटर हैज़ टू बी पार्ट ऑफ हिज वर्क एंड हैज़ टू बी अवे फ्रॉम हिज वर्क टू सम एक्सटेंट, ये लाजम है। कहते दो किस्म के नुक्ता नज़र दुनिया में आए, एक था पर्सनल व्यू, जिनकी सोच ये थी कि राइटर को पूरी तरह अपनी सोच, अपना नज़रिया, अपना सब कुछ लिटरेचर के अंदर कुर्बान करना चाहिए, अपने नज़रियात लिखने चाहिए, कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, अपनी फ़िलॉसफी, अपनी लाइकिंग्स, अपनी डिसलाइकिंग्स, अपने कॉन्सेप्ट्स, हर चीज़ उसको बयान कर देनी चाहिए। इसको कहा गया कि ये पर्सनल व्यू है जो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा। और दूसरा था इम्पर्सनल व्यू। एक नज़रिया ये आया कि राइटर का कोई काम नहीं है कि वो अपने वर्क में शामिल हो, उसको सिर्फ एक कैमरे का रोल होना चाहिए, कैमरे की तरह वो चीज़ों को सब बस ऑब्जर्व करे, एनालाइज करे, और जब वो उसका एक्सपीरियंस बन जाए, जब उसको यकीन हो जाए कि जो वो ऑब्जर्व कर रहा है वो ट्रू है, तो उसको अपने रीडर के साथ शेयर करे, अपनी पर्सनैलिटी को बीच में शामिल ना करे। तो ये दो नुक्ता नज़र से जो लिटरेचर में बड़े कॉमन हुए। पहला नुक्ता नज़र क्या है, वो है पर्सनल व्यू। कहता है वन इज़ द पर्सनल व्यू दैट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया, यानी पहला पर्सनल व्यू है कि राइटर की कितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरी राइटर एग्जिबिट्स हिज पर्सनैलिटी। अभी पीछे पॉइंट में भी कहा, हर राइटर अपनी शख्सियत को अपने वर्क में रिफ्लेक्ट करता है, इम्प्रेशन, अपना इम्प्रेशन देता है, एंड फिलॉसफी, अपना नज़रिया, अपनी सोच अपने वर्क में रिप्रेजेंट करता है इन हिज वर्क, एंड द वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। और जो उसका वर्क होता है वो उसकी पर्सनैलिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी पर्सनैलिटी का आईनादार होता है, पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि ये उसकी पर्सनैलिटी है और वो उसके अंदर नज़र आती है। यानी मीन जिसकी मैंने मिसाल मिल्टन की भी दी, जिसकी मैंने मिसाल इल्लामा इकबाल की भी दी, कि इनकी वर्क्स में आपको उनकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि उनके वर्क में वो करेक्टर, एज ए करेक्टर भी मौजूद होता है वो राइटर। तो ही सेज पर्सनल व्यू दैट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरी राइटर एग्जिबिट्स हिज personality, his impression and philosophy in his work, and the work is the product of his personality। और उसका जो वर्क होता है उसकी शख्सियत का प्रोडक्ट होता है। ये सोच थी, एक सोच थी जो कहते थे पर्सनल व्यू होना चाहिए। इसको कहते हैं पर्सनल थियरी, एक है इम्पर्सनल थियरी। ठीक, वेयर एज ही सेज वट एवर ही सेज इज द आउटकम ऑफ वट एवर ही थिंक्स। कहता है जो कुछ वो कहता है वो नतीजा होता है, आउटकम होता है किस चीज़ का, और वॉट एवर ही थिंक्स, जो कुछ वो सोचता है, वॉट एवर ही फील्स, जो कुछ वो फील करता है, वॉट एवर ही इमेजिन्स, जो कुछ वो इमेजिन करता है, एंड बिलीव्स, जो कुछ वो मानता है। बिलीफ और बिलीफ ऐसे नहीं आता, थ्रू हाइपोथेसिस आता है। ये सब कुछ कर लेता है एज ए ह्यूमन बीइंग। कहता है एज ए ह्यूमन बीइंग जो उसकी सोच है, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसकी बिलीव्स हैं, जो उसकी इमेजिनेशन है, सब की सब उसके वर्क में रिफ्लेक्ट होती है। कहता है ऑल रोमांटिक पोइट्स, जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं, फॉल इन दिस कैटेगरी, कि जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं वो तो लाजमी इसके अंदर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोमांटिक पोइट्स हैं, और भी बड़े पोइट्स हैं। आज के मॉडर्न पोइट्स भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो
ऐसा टॉपिक जिसका मकसद ये है कि वो राइटर की सोच की नुमाइंदगी करे, वो हमेशा इस अप्रोच के तहत लिखा जाएगा। या ऐसा टॉपिक जो उनकी ज़ात से जिसका ताल्लुक हो, उनकी ज़ात से वो मुंसलिक हो, वो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के मुताबिक यानी पर्सनल व्यू के मुताबिक लिखा जाएगा। तो दूसरा नुक्ता नज़र बच्चों, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है इम्पर्सनल थ्योरी। अब ये थियरी दी थी टी.एस. एलियट ने, बड़ा मशहूर क्रिटिक भी है, राइटर भी है, पोइट भी है 20th सेंचुरी का। और उसने ये थियरी दी थी, उसने कहा था द अदर व्यू इज बेस्ड ऑन इम्पर्सनल थियरी। और वो थियरी क्या कहती है? दैट प्रोपगेट्स दैट एवरी राइटर हैज़ टू बी इम्पर्सनल। एक राइटर को इम्पर्सनल, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ उसको एक कैमरा होना चाहिए, कैमरे से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का मतलब है भी यही है कि वो इम्पर्सनल हो। देखो ना, पर्सनल होगा तो हम कहेंगे सब्जेक्टिव, इम्पर्सनल होगा कहेंगे। ये दोनों लफ्ज़ मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट या सेकंड लिटरेचर के लेक्चर में, कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच दो अप्रोचेस हैं। जो पर्सनल होंगे उनकी सब्जेक्टिव अप्रोच होगी, जो इम्पर्सनल होंगे उनकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी। तो उसने कहा ऑब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच, अपनी अप्रोच में क्या होना चाहिए? उसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड हिज वर्क शुड जस्ट बी बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। कहता है उसका वर्क जो है सिर्फ ज़ाती ऑब्जर्वेशन पर, यानी वो कैमरा हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करे, सिंसियरली करे, और फिर क्या करे, एंड नो अदर फैक्टर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। जो वो लिखे, नेचुरली एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, जो वो लिखेगा उसके अंदर कोई भी उसकी शख्सियत का पहलू नज़र नहीं आना चाहिए, सिर्फ उसकी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की पिक्चराइजेशन होनी चाहिए कि ये जो कुछ वो लिख रहा है, दिस इज़ व्हाट ही हैज़ ऑब्जर्व्ड एज इट इज़ इन रियलिटी एज ए ट्रुथ, उसको वो हमारे सामने पेश करे। ये ना करे कि वो उसके अंदर अपनी फ़िलासफ़ी झाड़नी शुरू कर दे अपना। ये वो एक सोच थी, नज़रिया था। कहता है एंड नो अदर फैक्टर ऑफ हिज पर्सनैलिटी शुड बी ए पार्ट ऑफ हिज वर्क, कि वो कभी भी उसके वर्क का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। सो साबित हुई कि दो अप्रोचेज हैं। एक कहते हैं कि राइटर जब लिखे तो अपने नज़रियात, अपनी सोच, अपने कॉन्सेप्ट, अपनी लाइकिंग, अपनी डिसलाइकिंग, अपनी पर्सनल लाइफ तक को डिस्कस कर सकता है, जैसे कि हम अक्सर रोमांटिक पोइट्स में देखते हैं। और कुछ हैं जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जो क्लासिकल राइटर्स हैं, वो जो 17th सेंचुरी में आए, 18th सेंचुरी में आए, वो राइटर्स जो हैं, और फिर 20th सेंचुरी में आए वो राइटर्स जो हैं, वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच को, मेरी सोच ये है कि ये डिपेंड करता है टॉपिक पे। अगर आपका टॉपिक ऐसा है जिस पे आप लिख रहे हैं, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है वो पर्सनल है, तो आपकी अप्रोच ऑटोमेटिकली पर्सनल होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक ऐसे मौजू पे लिख रहा हूँ जिसका ताल्लुक मेरे से नहीं है, सोसाइटी से है, वहाँ मुझे कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑब्जेक्टिव हो जाऊँ, इम्पर्सनल हो जाऊँ, सिर्फ वो नुक्ता नज़र बयान करूँ जो दुनिया का नुक्ता नज़र हो। ठीक, उस तरह मैं फिर एक बेहतर तरीके से अपनी बात दूसरों तक मनवा सकूंगा, वो ज़्यादा मानेंगे। वहाँ मेरा अपनी फ़िलासफ़ी नहीं होगी, बल्कि वो जो कुछ पढ़ेंगे उनको ऐसा लगेगा जैसे सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, और हकीकत भी यही है। ठीक, तो ये थे बच्चों रोल ऑफ ए राइटर। इस सारी डिस्कशन का नतीजा ये निकला कि राइटर लिटरेचर का अहम जुज़ है, उसकी शख्सियत भी अहम जुज़ है। ना आप राइटर को निगेट कर सकते हैं, ना आप उसकी पर्सनैलिटी को निगेट कर सकते हैं। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कितने फ़ीसद ये दोनों चीज़ें उसके लिटरेचर में, वर्क में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।